हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अपने फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय को कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स, आज हम गॉस की प्रमेय पर आधारित कुछ अनुप्रयोग ले रहे हैं। अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशंस के रूप में जो पहले नंबर पर टॉपिक हम ले रहे हैं वह है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमें एक सीधा तार अर्थात स्ट्रेट वायर दिया गया है और यह सीधा तार यूनिफॉर्मली चार्ज है अर्थात एक समान आवेशित है। साथ ही यह बताया गया है कि यह तार अनंत लंबाई का है। स्टूडेंट्स, इस सीधे तार के निकट किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक अर्थात सूत्र ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक को समझ लिया है। हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है अर्थात एक सीधा तार है और उस तार के निकट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, जबकि तार यूनिफॉर्मली चार्ज है और अनंत लंबाई का है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये मान लिया कि हमारे पास अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है और उसके निकट r दूरी पर एक बिंदु P है। स्टूडेंट्स, हमने फिगर में ये एक वायर लिया हुआ है और इस वायर को हमने दिखाया है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है अर्थात एक समान रूप से आवेशित है। स्टूडेंट्स, इस वायर के पास r दूरी पर हमने एक बिंदु P दिखाया हुआ है और हमें इस बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, चूंकि वायर एक अनंत लंबाई का है अतः हम इस तार से होकर जाने वाला एक L लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं अर्थात हम मान रहे हैं कि इस तार के चारों ओर एक समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ है। स्टूडेंट्स, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की लंबाई हमने L प्रदर्शित की हुई है और बिंदु P इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर ही स्थित है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर दो स्थितियों में विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करेंगे, जैसे कि हमने थ्योरी में लिखा हुआ है कि विद्युत फ्लक्स यहाँ पर दो स्थितियों में ज्ञात किया जाता है। स्टूडेंट्स, इन दोनों स्थितियों को पहले हम फिगर से स्पष्ट कर रहे हैं कि ये दोनों स्थिति फिगर में कहाँ हैं। स्टूडेंट्स, हमने ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लिया हुआ है तो स्टूडेंट्स इसे ऐसे समझ करके चलें जैसे कि एक सिलेंडर अर्थात बेलन होता है जिसे हम ड्रम कह सकते हैं। तो इस ड्रम के चारों ओर का जो सरफेस है वह तो उसका वक्र सतह कहलाती है, बेलन की वह वक्र सतह कहलाती है। तो एक तो मैं बेलन की वक्र सतह से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है जो कि फिगर में प्रदर्शित है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे पास में एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है तो इसके चारों ओर ये जो पृष्ठ घूम रहा है, ये पृष्ठ जो घूम रहा है चारों तरफ का, ये ही बेलन की वक्र सतह है। और साथ में ये जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है, ये जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है, ये पृष्ठ एक समतल तल है। जो इसके सिरे हैं वो समतल होते हैं जो कि फिगर में प्रदर्शित किया है। यहाँ पर ये प्लेन सरफेस है, इसका एक समतल तल है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये जो पृष्ठ इसका घूम रहा है जिसे हम बोल रहे हैं बेलन की वक्र सतह, इससे होकर के गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले विद्युत फ्लक्स की गणना कर रहे हैं। बेलन की वक्र सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक बार फिर से फिगर को देखते हैं कि इसकी वक्र सतह पर जो बिंदु P हमने लिया हुआ है उस बिंदु पर जो क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसकी दिशा और साथ ही साथ DA की दिशा अर्थात इसमें हमने जो बिंदु P के चारों ओर एक सूक्ष्म अवयव क्षेत्रफल लिया हुआ है उसकी दिशा दोनों एक दूसरे के समांतर है और समदिश है। इसलिए E व DA के बीच जो कोण होगा वह 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो जो
कंडीशन हम ले रहे हैं उसमें ई व डी ए परस्पर समांतर और एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा यहाँ पर 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा पृष्ठ से बाहर को होता है। तो जैसे पृष्ठ हमने आपको शो करके दिखाया था, तो इस पृष्ठ से बाहर की ओर को पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अगर इसे घुमाते हैं तो अभी भी यहाँ पर बाहर की ओर को होगा, लेकिन जब हम इसके समतल तल की बात करेंगे तो वहाँ पर भी समतल तल से बाहर की ओर को जो पृष्ठ का तल है वह होगा। तो यहाँ पर अगर हम ज्ञात करते हैं बिंदु P, तो DA हमेशा पृष्ठ से लंबावत बाहर को होगा और साथ में E भी बाहर को होगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल है, जो कोण है, वो 0 है। तो स्टूडेंट्स अब हम बेलन की वक्र सतह से गुजरने वाला फ्लक्स यहाँ पर लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित कर रहे थे। हम यहाँ पर बेलन की वक्र सतह से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं। और वक्र का मतलब यहाँ कर्व से होता है, जो उसका कर्व सरफेस होता है, वक्र पृष्ठ जो होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ सी लगाया हुआ है। स्टूडेंट्स विद्युत फ्लक्स के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर एक सूक्ष्म अवयव क्षेत्रफल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पी के चारों ओर दिखाया हुआ है, फिगर के अंदर ये पी के चारों ओर दिखाया हुआ है, तो उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वह ई डॉट डी ए होता है। लेकिन हम यहाँ पर ये जो बेलन की वक्र सतह है, कंप्लीट वक्र सतह इसके चारों ओर जो है वहां से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं, इस सूक्ष्म अवयव क्षेत्रफल से नहीं निकाल रहे, कंप्लीट वक्र सतह से निकाल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर लिया है। स्टूडेंट्स अब हम ई डॉट डी ए के स्थान पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम हेल्प ले रहे हैं दो वेक्टरों के स्केलर गुणनफल की। स्टूडेंट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पर यह फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ई डॉट डी ए के स्थान पर आएगा ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू को अभी हमने 0 बताया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थीटा को 0 रख लेते हैं, तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है ई डी ए कॉस 0। स्टूडेंट्स अब हम कॉस 0 की वैल्यू रख रहे हैं। कॉस 0 की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं 1 होती है। तो कॉस 0 की वैल्यू को 1 रखने के बाद हमारे पास ई डी ए आता है। इसमें ई नियतांक है अर्थात कांस्टेंट है, उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर रख रहे हैं। इंटीग्रेशन केवल हम डी ए का करेंगे। स्टूडेंट्स डी ए एक सूक्ष्म अवयव के क्षेत्रफल को यहाँ प्रदर्शित कर रहा है, और हम जानते हैं कि सूक्ष्म अवयव के क्षेत्रफल का अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए, समाकलन कर दिया जाए, तो हमें पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अतः डी ए का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर ए प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने फाई ई जो है प्राप्त किया है, अर्थात बेलन की वक्र सतह से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया है वह ई ए प्राप्त कर लिया है। अब हम यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर ए जो हमने अभी बेलन का वक्र तल दिखाया था कि जैसे एक बेलन है और ये जो घूम रहा है तल इसका, ये एक वक्र तल है। तो इस वक्र तल अर्थात जिसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हम जानते हैं, a इक्वल टू 2πr h होता है। और यहाँ पर h के स्थान पर हमने बेलन का जो गॉसियन पृष्ठ था उसकी लंबाई l ली हुई थी, तो वह l हमने यहाँ पर रखी है। तो इस प्रकार विद्युत फ्लक्स जो हमारे पास यहाँ सॉल्व करके आया वह ई 2πr l आया। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है। अब हम बेलन की समतल सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम फिगर में दिखा रहे हैं कि जो फिगर हमने अभी ली थी उस फिगर के अंदर जो प्लेन यानी समतल जो पृष्ठ हमने दिखाया था वो ये प्रदर्शित किया था। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने अभी बताया है कि बेलन की समतल सतह से गुजरने वाला फ्लक्स हम ज्ञात कर रहे हैं, और ये बेलन की समतल सतह है। तो समतल सतह पर हम देख रहे हैं कि E और DA के बीच में 90 डिग्री का कोण है। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो पहले की भांति ही है, लेकिन जो क्षेत्रफल होता है वो जिस भी पृष्ठ का हम निकाल रहे हैं उसके लंबावत होता है। पहले हम जो उसका वक्रतल था उससे निकाल रहे थे, तो वक्रतल के लंबावत बाहर को था। इस बार समतल जो पृष्ठ है उससे निकाल रहे हैं, तो समतल पृष्ठ के लंबावत बाहर को होगा। इस तरह से E व D के बीच 90 का कोण बनेगा। स्टूडेंट्स इससे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास में समतल पृष्ठ है, तो जो क्षेत्रफल है वो लंबावत बाहर की ओर को हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र जो है वो पहले की तरह रहेगा। तो E और DA के बीच में 90 का कोण यहाँ बन जाएगा। स्टूडेंट्स जैसे कि अभी हमने देखा है कि E व DA के
बीच यहाँ पर जो कोण है थीटा 190 डिग्री है। अतः अब हम बेलन की समतल सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कर रहे हैं। स्टूडेंट्स विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमें प्लेन जो सरफेस है वो ले रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर सफिक्स में पी लगा दिया है। स्टूडेंट्स अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ई डॉट डी ए। इसके स्थान पर हम जैसे कि भी फॉर्मूला बताया था कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, तो ई डॉट डी ए को हम ई डी ए कॉस थीटा लिख रहे हैं, और थीटा के स्थान पर हम यहाँ 90 लिख रहे हैं, और कॉस 90 हम जानते हैं 0 होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये सॉल्व करके 0 बन जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स है उसका फॉर्मूला ध्यान रखना आवश्यक है, उसी फॉर्मूला का यूज होता है। फर्स्ट पार्ट में भी वही फॉर्मूला यूज हुआ था, सेम ई डॉट डी हमने वहाँ लिखा था, ई डी कॉस थीटा लिखा था, बस वहाँ पर थीटा जो है वो 0 डिग्री रख दिया था, और यहाँ पर थीटा को हमने 90 डिग्री रख दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गई है। अब हम संपूर्ण गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। स्टूडेंट्स इसके लिए हमने बताया था कि हम विद्युत फ्लक्स को 2 स्थितियों में ज्ञात करना होगा, तो हमने दोनों स्थितियों में विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया है। एक स्थिति में हमने जो विद्युत फ्लक्स प्राप्त किया था उससे हमें इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हो चुकी है, और दूसरी स्थिति में जो हमने विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया उससे हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स अब हम संपूर्ण गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं। फाई ई इक्वल टू, उसके लिए हमने इन दोनों स्थितियों में प्राप्त विद्युत फ्लक्स को जोड़ दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू को रख लिया है, ई इंटू 2 पाई आर एल, और प्लस लगा करके यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 2 से जो 0 हमने वैल्यू प्राप्त की थी वह रख ली है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमें फाई ई इक्वल टू 2 पाई आर एल प्राप्त हो गया है, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया है। स्टूडेंट्स अब हम गॉस की प्रमेय का यूज कर रहे हैं। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वह हम गॉस की प्रमेय से अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी, उसे हमने लिखा, और इक्वेशन नंबर 4 हमने उसको लिख दिया। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि कोई भी बंद अगर पृष्ठ है, जैसे कि यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है, तो उससे होकर जाने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वह उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो स्टूडेंट्स विद्युत फ्लक्स को हमने गॉस की प्रमेय से यहाँ पर लिख लिया है। अब हम तार के रेखीय आवेश घनत्व को ले रहे हैं, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। अगर हम रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा को परिभाषित करें तो इसके लिए हम एल को 1 मान लेते हैं, और एल 1 मान लेने पर लैम्डा और क्यू आपस में बराबर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम रेखीय आवेश घनत्व को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एकांक लंबाई, चूंकि एल को हमने 1 माना है, तो एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा है वह ही रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से Q की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीपल किया हमने, लैम्डा L आ गया, और ये Q की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में हम रख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर हमें फाई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0 प्राप्त हो गया है। अब हम इक्वेशन नंबर 5 और जो 3 है उनकी कंपेयर कराएंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमने अभी लिखी थी, फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 और 5 की अगर कंपेयर हम करा दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो हमने इन दोनों को इक्वल रख लिया है, और स्टूडेंट्स इक्वल रख लेने के बाद अब यहाँ से हम ई को फाइंड कर लेते हैं। इक्वल टू यहाँ से लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर आता है, क्योंकि यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा, और ई की वैल्यू को हम यहाँ से निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स उसके बाद हम 2 से मल्टीपल करते हैं, ऊपर नीचे हमने मल्टीपल कर लिया है, तो यहाँ से 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 बनेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ गया है, और यहाँ से जो 2 से ऊपर मल्टीपल किया था उससे 2 लैम्डा अपॉन आर बन गया है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला प्राप्त कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर से हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी है, और 2 लैम्डा अपॉन आर हमने ऐसे ही रखा हुआ है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसे अगर वेक्टर रूप में लिखें तो वेक्टर रूप में हम फॉर्मूला देख रहे हैं कि जो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह एक सदिश राशि होती है, तो हमने उस ई पर वेक्टर लगाया हुआ है, और साथ में हमने आर पर कैप लगाया हुआ है, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि ई एक सदिश राशि है, और
आर पर कैप का मतलब है आर यहाँ पर एक एकांक सदिश है तो ये केवल दिशा को प्रदर्शित करेगा, इसे यहाँ लिखने से इसके परिमाण पर कोई भी अंतर नहीं आएगा। क्योंकि हम देख रहे थे कि ऊपर के समीकरण में आर कैप नहीं है, तो अगर ये आप ये समझें कि इसे लिखने से फॉर्मूला चेंज हो गया, उसके परिमाण पर अंतर आ गया, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आर कैप अर्थात एक इकाई सदिश है, ये केवल बताता है डायरेक्शन को और इसका जो परिमाण है वो 1 होता है। तो अगर यहाँ परिमाण 1 रख दिया जाएगा तो ये सेम फॉर्मूला ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इसकी वेक्टर फॉर्म है।